हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवी सिंह। मैं खलारी से आता हूं और आपकी सेवा में हाजिर हूं वापस। आज का जो हमारा मुद्दा है वो खलारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो रंज नदी है उसमें अवैध खनन अपने चरम पर है और कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमारी साझी संपदा का दोहन कर रहे हैं। और साझी संपदा ही नहीं, उसमें उसके बहुत सारे जैसे पर्यावरणीय जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसका भी जो है ना लगातार उसकी भी क्षति हो रही है। और जो इस साल में एक सिंपल सा उदाहरण आपसे पूछता हूं, हमारे इस साल नदी में एक कंपनी आई और उसने टेंडर लिया और बालू का उसने बेतहासा खनन किया। उसका आप देखेंगे कि अभी बरसात जब बहुत हैवी रेन हुआ तभी 5-7 दिन पहले ही थोड़ा बहुत वाटर लेवल नीचे आया, नहीं इस साल सभी के बोरवेल्स करीब करीब 10 फीट नीचे पानी वाटर लेवल चला गया था और उसका कोई और कारण नहीं था, ये बालू का अवैध खनन है। अब उसको मैं बहुत साइंटिफिकली तरीके से बताता हूं कि बालू के अवैध खनन के चलते जो वाटर लेवल है वो नीचे कैसे चला गया। और उसका मैं और आपको बता दूं, इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा। इसका भुगतान चंद लोग तो अपने पैसे के लिए अपना जो है घर इधर उधर बना लेंगे, उससे पैसे कमा लेंगे, लेकिन बाकी के 99% ग्रामीण उसका भुगतान करेंगे। हमारे बच्चे, आने वाले हमारे भविष्य, इसको उनको पानी नहीं मिलेगा, उनको पानी मुहैया नहीं हो पाएगा। और खलारी जैसी ग्राम पंचायत में जहां पर पानी का करीब करीब मैं आपको बता दूं कि वहां पर 30 फीट में नल गड़ जाता है, 30 फीट में। और अगर वहां उन लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा, जो कि इस साल आपने एग्जाम्पल देखा, तो सोचिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। पर एक्चुअल में यहां इस वजह से सवाल नहीं उठाए जाते क्योंकि यहां की जो 5 गांव की आबादी है, उन 5 गांव की आबादी में मेरी जाति के जो लोग हैं तो करीब करीब जो है 65% से ज्यादा है। और 65% से वो लोग जो ज्यादा हैं तो एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित हैं। इस साल एक बात और बताएं कि इसी बालू के अवैध खनन ने उसका, हालांकि इसमें मेरा परिवार भी शामिल रहा और मेरे परिवार ने इसकी कीमत भी जो है ना चुकाई है। सिर्फ इस अवैध खनन के चलते मेरे अपने चाचा, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सबको पता है कि मुन्नीलाल चाचा की जो जान गई है उसका कारण जो है ना बालू के अवैध माफिया थे। मैं उस समय गांव में था। ये बात 26 मई की है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस पूरे सराउंडिंग, इस पूरे मसले को आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर मुन्नीलाल चाचा की जो जान है वो अब बालू के अवैध जो माफिया लोग हैं इनकी वजह से गई है और कैसे गई है वो भी मैं आपसे बताता हूं। दोपहर का समय था, लगभग ये 25 मई की बात है, 25 मई की जी बात है। और वो अपना पैसा लेने उस बालू माफियाओं के यहां गए। उन बालू माफियाओं ने उनको जो है ना लिकर कंज्यूम करवाया, दारू पिलाई। और दारू पिलाई और वहां से वो आए दोपहर दोपहर और उनको जो है ना हार्ट अटैक आया। तो आप जरा सोचिए कि उसका कीमत, हमारे घर के लोग शामिल थे और उसकी कीमत चुकाए। और ये सबके साथ होने वाला है, ये भी मैं बता दूं। इसके जो पर्यावरणीय क्षति है, पर्यावरणीय क्षति क्या होती है, इसके पर्यावरणीय जो दुष्परिणाम है वो क्या होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये तो हमारी ये पर्सनल क्षति थी कि इस बालू के अवैध खनन ने, जो कि मेरा परिवार इसमें शामिल था, अगर उस कंपनी को मेरे परिवार ने अगर जमीन नहीं दी होती, मेरे परिवार ने अगर रास्ता नहीं दिया होता, तो हो सकता है कि वो अपना जहां पे प्लांट स्थापित किए थे वो नहीं कर पाते। और इसमें खास करके मेरे गांव में बहुत सारे लोग, क्योंकि उस कंपनी को जो जिस आबादी में, आप सोचिए कि 16-16 चका, 16-16 पहिए के जो ट्रक हैं, जो कि ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है कि आप आबादी क्षेत्र में नहीं ले जा सकते, नहीं चला सकते, लेकिन लोडेड ट्रक चलाए गए। उससे दो मेजर नुकसान हुए। एक तो हमारी साझी संपदा, जो साझी संपदा है वो तो चुराई ही गई, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ रोड का। रोड कई सालों में बनी और आज रोड की वो हालात है कि आप जो है उसमें से बाइक लेके सही से चल नहीं सकते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी थी, आपकी थी, आप सबकी थी। ये जिम्मेदारी रमललवा, कुटुआ, बुधुआ और राम बहुरिया, किशोरिया, इन सभी की थी। इनने आवाज ही नहीं उठाया और इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ये कंपनी तो गई, लेकिन जो छुटभैया टाइप लोग हैं वो भी आज प्रॉपर इससे जो है ना बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार जो है बालू का जो है ट्रैक्टर के माध्यम से, ठीक है, और गधों के माध्यम से, गाड़ा के माध्यम से, बैलगाड़ी के माध्यम से जो है ना अवैध खनन करवा रहे हैं।
और अपना लोग जो है लोकेशन में बिठाते हैं, प्रॉपर जो है उनकी प्रशासन से मिली भगत है और ये सारा काम कर रहे हैं। ये ध्यान रखो कि ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो नुकसान है ये नुकसान आपकी साझी संपत्ति है। अगर आपको उपयोग करना है पर्सनल लेवल पर, आपको जो है अपना घर बनाना है, तो मैं कह रहा हूं कि पूरी नदी उठा लाइए, कोई नहीं बोलेगा और ना ही बोलना चाहिए। लेकिन जब इसको आप व्यवसायिक तौर पर इसका प्रयोग करते हैं तो ये कंप्लीटली अवैध है और कंप्लीटली गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, या मेरा ही कोई आदमी क्यों ना हो, मेरा ही आदमी क्यों ना हो। और ये हर जो नागरिक का, हर पंचायतवासी का, हर ग्रामवासी का ये कर्तव्य है कि जैसे ही कोई व्यक्ति दिखे, बालू लोकेशन में दिखे या बालू भरता हुआ ट्रक ट्रैक्टर कुछ दिखे, आप वीडियो बनाइए और हमारे नंबर पे आप भेजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कंप्रोमाइज्ड नहीं होंगे। प्रशासन कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा, एसआई कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा, एसएचओ कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा, डीएसपी कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा, लेकिन हो सकता है एसपी कंप्रोमाइज्ड ना हो, एसएसपी कंप्रोमाइज्ड ना हो, डीआईजी कंप्रोमाइज्ड ना हो और डीजीपी कंप्रोमाइज्ड ना हो। क्योंकि इन छुट भैया नेताओं की अगर दौड़ बहुत तक है तो एसएचओ तक है, बहुत है तो डीएसपी तक है, लेकिन एसपी और एसएसपी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हां, हमारा संपर्क अगर अवैध कामों के लिए अगर है तो हर एक आम आदमी का संपर्क भी एसपी और डीएसपी तक होता है और मेरा भी है। तो मैं आपसे इस बात के लिए वादा करता हूं कि अगर सिंगल ट्रक ट्रैक्टर कोई व्यवसायिक तौर पर उसका प्रयोग किया जा रहा है, आप फोटो भेजिए, आपकी जो पूरी प्राइवेसी है वो सिक्योर रखी जाएगी, आपका नाम नहीं आएगा। हमें जो है एविडेंस चाहिए और एक एक आदमी का बालू का अवैध खनन जो हो रहा है उसका सारा धंधा बंद करवाएंगे। ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अगेन बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं अगेन वही गांधी के जो विचार हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि अगर आज नहीं आवाज उठाओगे तो ध्यान रखिएगा इसका भुगतान आपके बच्चे करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात। जो आपको आसानी से पानी इजी मिल पा रहा है वो कल के दिन पानी नहीं मिलेगा। शहरों में आप जो है ना 1 लीटर की जो 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल खरीदते हैं, शायद वो आने वाला टाइम आपको गांव में भी करना पड़ जाए। तो अगर पानी इजी मिल रहा है तो उसकी कम से कम जो है इज्जत कीजिए और आवाज उठाइए। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो रीजन है, तो रीजन आप देखिए, आप जैसे कि ये ट्रैक्टर वगैरह लोग जो है गाड़ा में ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी में, कुछ लोग तो, और ये सत्ताधारी लोग हैं जो गधाओं में जो है क्या करते हैं कि गधाओं में बालू ढोते हैं और जो है ट्रैक्टर में बालू जो है ढोई जा रही है। इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे कि आखिर इसके और जो है जो नदी पारितंत्र जो है, जो नदी पर्यावरण, इससे कैसे प्रभावित होता है, इसको थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करता हूं। ये जो पर्यावरण है ना बेटा, ये जो पारितंत्र है, बेसिकली होता क्या है कि हम इस पूरे पारितंत्र का हिस्सा हैं और सब एक दूसरे से कड़ी दर कड़ी जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ऐसे समझो कि नदी में जलीय जीव जो जैव विविधता या नदी की जैव विविधता उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी थाली में दाल के साथ साथ जो है भात की जरूरत है, या फिर आप ऐसे समझो कि दाल के साथ आप जो है घी और दूध खाते हैं। मैं आपको साधारण भाषा में, क्योंकि ये जो है एकेडमिक्स दरअसल मुद्दा है, तो एकेडमिक मुद्दे को आप बेसिकली हो सकता है कि चीजों को ना समझ पाएं, इस वजह से मैं एक सिंपल और साधारण उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि अगर आप ये समझो कि नदी का पारितंत्र बिगड़ जाएगा, नदी में अगर मान लीजिए मछली नहीं रह जाएगी, नदी में गूलर नहीं रह जाएगा या नदी के जीव जंतु नहीं रह जाएंगे, तो पूरा आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो संपूर्ण कोलैप्स कर जाएगा। और उस कोलैप्स कर जाएगा तो उसका असर आपके खेतों पर भी होगा और आप पर भी होगा, उसका असर आप पर भी होगा और खेतों पर भी होगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मैं अगेन और अगेन इस बात को आपसे बोलना चाह रहा हूं। दूसरा सबसे जो जरूरी बात है कि देखो कि इसके चलते क्या होगा कि जो भूजल पुनर्भरण, मैंने आपको बताया कि भाई अगर लगातार आप सोचो, खुद सोचो कि अगर बालू निकाल ली जाएगी तो वहां पर जो क्या हो जाएगा कि एक तरीके से गड्ढा हो जाएगा। यानी गड्ढा क्या कि पूरी जो है ना पूरी नदी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वो धसान टाइप आ जाएगी, रिफ्ट बन जाएगी, बैली बन जाएगी। और उसके चलते क्या होगा कि जो वाटर लेवल है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। दूसरा कि कृषि के लिए भी पानी का इशू हो सकता है। जैव विविधता यानी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई मछलियां हैं, पक्षी हैं, जलीय जीव हैं, किनारे की वनस्पतियां हैं, वो प्रभावित होंगी, वो मर जाएंगी और इससे क्या होगा कि प्राकृतिक संतुलन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि बाढ़ जैसी समस्या हो सकती है। बाढ़ जो है ना, अभी जब प्रॉपर एक
ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन अगर आप अवैध जो है खनन करेंगे तो हो सकता है कि जैसे बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कल के दिन ऐसा ना हो कि अगर कहीं अचानक से बहुत जो है अवैध खनन किया गया और उसके चलते बहुत ज्यादा गड्ढा खोद दिया गया, तो नदी का रास्ता ऐसा था और उसने रास्ता ऐसे बना लिया, तो इसकी भी खतरे हैं। और दूसरा कि भाई स्थानीय जीवन और अर्थव्यवस्था। अब जरा बताओ कि मेरे गांव में, मैं अपने पर्टिकुलर गांव की बात कर रहा हूं, कि 10% लोगों का रोजी रोटी, 10% लोगों का रोजी रोटी, और ये हर एक गांव, पांचों गांव में, तीनों चारों पांचों गांव में ले लीजिए, तो करीब करीब 10% लोगों का रोजी रोटी नदी की जो है ना इस पर्यावरणीय व्यवस्था और उसके साथ उसका अर्थशास्त्र, उसकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। कि भाई मछली होती है तो इस दौरान 3 4 5 माह वो जो है निषाद भाई लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर मछलियां पकड़ करके और बाजार ले जाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन जब ऐसा होगा कि नदी ही सूख जाएगी, पानी ही नहीं बचेगा अवैध खनन के चलते, तो ना रहेगी मछली और ना रहेगी आपकी अर्थव्यवस्था, तो फिर आपका अगेन जो है दूसरा, ये लोग आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी रॉन्ग नंबर हैं, इन रॉन्ग नंबर को सबक सिखाना पड़ेगा और हर हाल में सबक सिखाना पड़ेगा। अगर इन रॉन्ग नंबर को आपने सबक नहीं सिखाया तो ये समस्या आती ही रहेगी। दूसरा एक मुद्दा जो सबसे, ये तो नदी का मुद्दा था, एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि इस मुद्दे को कोई नहीं देख रहा है। मुद्दा यह है कि ग्राम पंचायत खलारी के अंतर्गत एक गांव है गाजीपुर, और गाजीपुर में जो है लगातार गिट्टी खदान में जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, उसके नियमों के जो है ना फरकच्चे उड़ाए जा रहे हैं या उनका उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे समझिए एनजीटी क्या है। एनजीटी एक ऐसी संस्था है, इसको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि एनजीटी एक ऐसी संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि कहीं किसी भी जगह अगर किसी प्रकार का ब्लास्टिंग होता है या किसी प्रकार का कोई खनन होता है या वहां से रिसोर्सेस या वहां से संसाधन निकाले जाते हैं, तो उस दौरान वहां की पर्यावरण जो है असंतुलित ना हो, अर्थात कि वहां पर जो जीव हैं या वहां पर जो एक बायोडाइवर्सिटी है वो क्षति ना पहुंचे और वहां से रिसोर्सेस का जो है दोहन किया जा सके। लेकिन यहां पर एनजीटी के जो नियम है उनका कंप्लीटली उल्लंघन किया जा रहा है, और इससे नुकसान क्या हो रहा है? सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, इस गिट्टी खदान से एनजीटी के नियमों का तो उल्लंघन, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फसलों का सत्यानाश हो रहा है। आसपास की जितनी भी फसलें हैं वहां पर जो है फसलों का सत्यानाश हो रहा है। दूसरा, नियमों के विरुद्ध ब्लास्टिंग हो रही है, और उसके मेरे पास कुछ एविडेंस है, वीडियो है, मैं दिखाऊंगा कि 4 इंची का होल करके और बारूद भर के ब्लास्टिंग करी जा रही है। उससे होता क्या है कि लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, और लोगों के घरों में दरारें तो पड़ ही गई हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा समस्या यह है कि गाजीपुर जैसे गांव में करीब करीब जो है पिछले कुछ सालों में 10% लोग रेस्पिरेटरी की समस्या से यानी सांस की बीमारी से जो है जूझ रहे हैं। और यह आंकड़ा जो है आपको देखिएगा कि अलग अलग अस्पतालों में मिल जाएगा। यह मैंने आंकड़ा जो जुटाया है लोगों से बात करके, ग्रामीणों से बात करके जुटाया है। अब उनको यह समस्या क्यों हो रही है, जो सांस की बीमारी उनको क्यों लग रही है या क्यों हो रही है, रेस्पिरेशन का इशू क्यों हो रहा है? बेसिकली इसका वजह क्या है कि जो धूरा है जो जब ब्लास्ट करते हैं, जब उसको गिट्टी को रगड़ते हैं, उसको फोड़ते हैं, तो उससे धूल निकलती है, और वो धूल जो है PM 2.5 और PM 10 जो पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं PM 10, इसका PM 10 का स्तर बढ़ जाता है और आपके फेफड़ों में वो जो है ना वो जो गिट्टी का धूरा जमा हो जाता है और आपको फेफड़ों की जो है बीमारी लग रही है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि एक सबसे बड़ा यहां पर नुकसान है कि हमारे जो किसान भाई हैं, उनको जो है, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको स्वास्थ्यजनक समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, और इस पर अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन? सबको साथ आना पड़ेगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि अगर कुछ लोग साथ आते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो सरकार के रथ को कहीं भी रोका जा सकता है। और मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगर आप एक एक आवाज उठाएंगे तो ये लोग आपकी हत्या भी कर सकते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, सबको साथ आना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक व्यवस्था बनाता हूं। व्यवस्था मेरे पास ये है कि हम एकजुट होने वाले हैं रक्षाबंधन में, और जितना भी इन 5 गांव का युवा है सबको एक साथ आकर के एक स्ट्राइक करनी पड़ेगी डीएम साहब के पास, हंगर स्ट्राइक। और इस समय सरकार, आने वाले समय में इलेक्शन है, सरकार प्रेशर में है, सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, और हमारी जो ये संपदा जो लूटी जा रही है, और जो ग्रामीणों को जो हमारे लगातार जो है स्वास्थ्यजनक समस्याएं हो रही हैं, लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, लोगों की फसलों का सत्यानाश हो रहा है, इन सभी चीजों को हम जब प्रशासन के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, तो
ऐसे चीजों को जो है सरकार लगाम लगाएगी, और ये तभी होगा, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, इन सत्ताधीशों के खिलाफ अगर एक आदमी भी खड़ा हो जाएगा, आवाज उठाएगा, तो इनको झुकना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो चीज है कि हमें जाति और गांव की राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे प्रतिनिधियों को भी सामने आना पड़ेगा। जिनको लगता है कि हम जो है यहाँ के एक्टिव प्रतिनिधि हैं, तो उनको सामने आना पड़ेगा और इस पे लगाम लगानी पड़ेगी। हमारे साथ चलिए, चलना होगा, आपको डीएम ऑफिस चलना होगा, हो सके तो फिर हो सकता है कि आपको लखनऊ चलना पड़े, लेकिन आवाज उठानी पड़ेगी और आवाज फिर हमारी सुनी जाएगी। मैं एक चीज और यहां पर हर एक वीडियो में एक क्लियर करना मेरा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको लगातार भड़काएंगे कि मेरा कोई ना कोई जो है यहां व्यक्तिगत हित है या पर्सनल इंटरेस्ट है। यहां पर मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, ना ही पर्सनल इंटरेस्ट है, ना मैं आगामी चुनाव में कोई कंटेस्टेंट बनना चाहता हूं, ना ही आगामी चुनाव में कोई जो है मैं उतरना चाहता हूं। मैं ये ड्यूटी अपनी इस वजह से निभा रहा हूं, एक जो है सिविल जागरूक नागरिक के तौर पे, एक शिक्षित नागरिक के तौर पे मैं अपनी ड्यूटी, क्योंकि अगर जो भी चीजें मुझे मिली हैं, जो मेरे बाप बाप ने मुझे पढ़ाया है, तो शायद इसलिए नहीं पढ़ाया है कि मेरा शोषण होता रहे और मैं देखता रहूं, मेरे माँ बाप का शोषण होता रहे, मेरे भाइयों का शोषण होता रहे, मेरे बंधुओं का शोषण होता रहे, और मैं देखता रहूं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जो है ना देश के नामचीन संस्थानों से पढ़ के आया हूं, नामचीन प्रोफेसर से पढ़ के आया हूं, और आज मैं उसी संस्थानों में, कई बहुत बड़े संस्थानों में पढ़ा रहा हूं, या उनमें मैंने पढ़ाया हूं, और प्रॉपर मैं आईएएस वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, सिविल सर्विस वाले बच्चों को पढ़ाता हूं। तो इतनी तो समझ है, हम नियमों को अपने हाथों में नहीं लेंगे, कानून को हाथों में नहीं लेंगे, और कानून सम्मत जो है सामाजिक तौर से एक जो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्याय मांगने का तरीका होगा वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होगा, और हमारा न्याय मानने का तरीका जो है ना हिंसात्मक नहीं होगा। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, और सबको साथ आना पड़ेगा, और हर हाल में साथ आना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि इन जो मठाधीश हैं, ये जो बड़े लोग हैं, इनसे लड़ पाओगे, अन्यथा एक एक व्यक्ति कुचल दिए जाओगे और कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, हमारा डेली एक मुद्दा हम उठाएंगे, और हमारा मुद्दा हर उस गलत आवाज के खिलाफ होगा, वो चाहे अपने में कितना भी बड़ा मठाधीश हो या कितना भी बड़ा जो है नेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, उससे हमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे कि पहला मुद्दा बताया कि भाई ग्रामीण में जब बालू का खनन हुआ रंज नदी में इस साल, उसमें सबसे पहला अगर कोई गिल्टी है तो मेरा परिवार गिल्टी है, क्योंकि उस मेरे परिवार की ही खास करके जो जहां पर खदान खास करके वो बनाई गई, जहां पे डंपिंग एक एरिया बनाया गया, तो वो जमीन भी मेरे बाबा के नाम पर है, और हालांकि वो जमीन पर एक साझे खाता का वो है, तो बड़े बाबा के जो बेटे हैं वो लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को मान रहा हूं कि एक गलत हुआ है। मेरे दादा, जो बड़े दादा या फिर जो बाकी के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे ये मिस्टेक्स हुई है, और मैं उनसे इस बात को लेकर के सामने मुद्दा भी रखूंगा कि अगली बार से ऐसा नहीं हो, और अगली बार से ऐसे प्रॉपर प्रतिरोध दर्ज करवाया जाए। और उसका हालांकि मेरे परिवार ने खामियाजा जो है ना उठाया है, जान दे करके। मेरे चाचा का मर्डर हुआ है, मर्डर, मैं अगेन बोल रहा हूं कि मर्डर था, ठीक है, ये उनकी आकस्मिक मौत नहीं थी, इसके पीछे जो थे वही इसके माफिया थे, बालू के माफिया थे। अगर उनका पैसा समय से दे दिया गया होता तो शायद मेरे चाचा वहां नहीं जाते और उनका जो है ये मर्डर नहीं हुआ होता। तो इसके जिम्मेदार अगर मेरा परिवार था तो मेरे परिवार ने उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगता है। तो आप सभी के साथ वैसी घटनाएं ना हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको आगे आना पड़ेगा। आगे देखो, अब कुछ हमारे जो है ना सवाल कैसे करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा। तो एक तो ये जो मैंने बताया पर्यावरणीय मुद्दा है, ठीक है। एनजीटी को मैं सिंपल सा आपको समझा दिया, समझो कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी संस्था है जो ये लगातार जो है ना ये ध्यान रखती है कि कहीं भी ऐसा अवैध खनन या ऐसी कोई जो है गतिविधि ना हो। ब्लास्टिंग को लेकर के, जैसे कि अभी मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा, आप खुद ही देखिएगा कि उसमें चार जो कि एक तरीके से जो मेजरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, जो मानक हैं, तो उन मानक के आधार पर ब्लास्टिंग ना हो करके उसके जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से ब्लास्टिंग होती है। दूसरा, फसलों और मकानों को जो नुकसान होता है उसका सर्वे कब होगा और कब जो है उसका सर्वे किया जाएगा प्रशासन के द्वारा। दूसरा, जो वायु गुणवत्ता PM10 और PM2.5 की जो सार्वजनिक रिपोर्ट कब आएगी, और आएगी तो ग्रामीणों के सामने कब रखी जाएगी। ग्रामीणों की मांग यह है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, पर्यावरणीय मानकों की जांच हो, और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो संस्था है,
है उसका तत्काल प्रभाव से क्या होना चाहिए कि लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और ये तभी सब पॉसिबल है जब हम लोग साथ आए। आप यहां पर देखिए कि कैसे जो है ब्लास्टिंग करी जाती है और कैसे हालात खराब कर दिया गया है। ठीक है, तो हम सबको साथ आना पड़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं अपना नंबर यहां पे लिख रहा हूं। किसी प्रकार से अगर आपको रॉन्ग नंबर दिखे, आपको मेरे नंबर पे इनका वीडियो फोटो भेजना है। मैं प्रशासन के सामने ये चीजें रखूंगा और हर हाल में आपके साथ हूं और मरते दम तक साथ हूं। ध्यान रखिएगा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने मूल्यों से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो गलत है मैं 500 लोगों, 50,000 लोगों, 5 लाख लोगों के सामने गलत को गलत कहूंगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो मैंने मूल्य पाए हैं, जो मैंने वैल्यू पाई है, वो वैल्यू जो है सत्य और निष्ठा की पाई है। जो मैंने पढ़ा है वो गांधी का सत्याग्रह पढ़ा है। जो मैंने पढ़ी है वो क्रांति पढ़ी है। तो मुझे इन सारी चीजों की एक ठीक ठाक समझ है, जहां तक मैंने समझ पाया है। तो जो मुझे आता है थोड़ा बहुत, उसका मैं प्रयोग करते हुए आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये मैं अगेन बोल रहा हूं कि मुझको ये पता है कि मुझको कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना भी पता है मैं वो आपके साथ खड़ा हूं। और ये नंबर है 9555031427। बाकी का जल्दी, ये आप नंबर देख रहे हैं। आज के वीडियो में ये हमारे जो दोनों मेजर मुद्दे थे, इन मेजर मुद्दों पे हम पहले हमारा ध्यान है। बाकी के जो कुछ मुद्दे हैं जो सामने, जैसे कि जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा ग्रामीण में ग्रामीण जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसमें भ्रष्टाचार किस लेवल पर हुआ है, उसके मेरे पास लगभग काफी एविडेंस आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं वो भी जल्दी आएंगे और मैं आपको उस एविडेंस साक्ष्य रखूंगा और आपको बताऊंगा कि वोट तो प्रधान जी को या वोट तो सदस्यों को जो है ना हर एक व्यक्ति ने दिया था। और अगर नहीं भी दिया था तो जीतने के बाद हर एक व्यक्ति उनके लिए क्या होता है कि बराबर होना चाहिए, क्योंकि सत्ता की नजर में हर एक व्यक्ति जो है ना बराबर होना चाहिए। पर भाई एक चीज बता दूं कि मुट्ठी भर लोगों के अकाउंट में इतना इतना पैसा डाला गया है। एक एक सीसी में जो है ना, एक जो सीसी पड़ी है, सीसी रोड पड़ी है, उसमें मजदूर बना करके 50-50 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए डाला गया है। और वो पैसा किसका है आपको क्या लगता है? वो पैसा मेरे और आप, मेरे बाप का और आपके बाप का है। वो हर एक ग्रामीणों के बाप का है। क्यों? क्योंकि हम जो है टैक्सेस देते हैं और उस टैक्सेस का पैसा हमारे विकास के लिए आया था। लेकिन उस विकास के लिए जो पैसा आया था वो पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए जो है ना दे दिया गया, और उनका भी दोष नहीं है, उन्हें बिना बताए दिया गया है और उनसे 2000 दे करके, 1000 दे करके वो पैसा उनसे ले लिया गया है। इसके प्रॉपर मेरे पास एविडेंस है और मैं आज भी उसे कलेक्ट कर रहा हूं और उसमें मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि इसकी जो है बस थोड़ा सा वेट है, प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। ठीक है, इसको मैंने एक पूरी जो है, मेरे जो दोस्त ग्रुप है, मैं इलाहाबाद से आता हूं और वही इलाहाबाद जहां एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा आप हाई कोर्ट कह लीजिए, क्योंकि जो इलाहाबाद है तो ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। यहां पे जो नंबर ऑफ जजेज हैं सबसे ज्यादा हैं और सबसे बड़े प्रदेश का हाई कोर्ट है। और मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं जो पूर्व का, जिसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और वहां से मेरे बहुत सारे दोस्त, सैकड़ों दोस्त हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरी एक फौज की फौज है। अगर यहां का प्रशासन इन सारी चीजों से नहीं सुधरा, या इन प्रशासन के सामने पहले एक डिकोरम के साथ आवाज उठाएंगे, अगर नहीं हुआ तो पहले एसडीएम के पास, फिर डीएम के पास, और अगर नहीं यहां हुआ तो सीधा हम जो है कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, न्यायालय की तरफ मूव करेंगे। और मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये सारी सुविधाएं निःशुल्क होंगी। इनका किसी प्रकार से मुझे कभी किसी का कोई रुपया नहीं चाहिए, ना ही मैं चंदा मांगूंगा कि इस हेल्प के लिए मुझे 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो। ये मुझसे नहीं होगा और मेरे नाम पे अगर कोई कभी पैसा मांगे भी तो कभी मत दीजिएगा, ये भी मैं बता रहा हूं। बस ये जितनी मेरी क्षमताएं हैं वो मैं करता रहूंगा। कल के वीडियो में हम जरूर मिलेंगे और कल का वीडियो जो हमारा रहेगा, अगले दिन का जो वीडियो रहेगा, नहरी सोसाइटी में कैसे अवैध गतिविधियों के माध्यम से किसानों के साथ शोषण होता है और कैसे किसान परेशान हैं, उस पर हम रहेगा। जो भी आप चाहते हैं कि कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, हमको एविडेंसेस भेजिए, हमारे नंबर पर मैसेज और कॉल कीजिए और हमें बताइए, हम हर उस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन अभी मैं एक आपको लास्ट में जो मैंने अभी आपको बताया कि गाजीपुर में जब गिट्टी खदान है तो उस खदान में कैसे
आप देखेंगे कि प्रॉपरली एक तरीके से अवैध गतिविधि होती है, जो मानकों के अनुसार जो ब्लास्टिंग है वो नहीं होती है, और उसके प्रॉपर मेरे पास एविडेंस हैं, वीडियोज हैं, उनको भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जितनी भी बात है वो सारी बात जो है साक्ष्य के आधार पर, मैं कोई फर्जी बात करने का प्रयास नहीं करता और ना ही करता हूं, क्योंकि मैं नियमों और कानूनों का, ये कानून का राज है और मैं कानून का सम्मान करता हूं। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। तो सबसे पहले हम आते हैं, उन वीडियो को जरा देखिए और आप बताइए कि आखिर जो है क्या स्थिति है। बस वेट करें, मैं आपके सामने जो है ना बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप देखिए यहां पर बस थोड़ा वेट करें। ये देखिए, आप यहां पर जरा देखिएगा, देखिए ये होल है, और इस होल पे आप देखिए 4 इंची का होल है और यहां से ब्लास्टिंग की जा रही है। देखिए अगला वीडियो देखिए। अगला वीडियो देखिए। चलो, तो आपने ये सारी चीजें देख ली, ये प्रॉपरली आपने देखा कि किस तरीके से 4 इंची का, जो कि ये मानक के अकॉर्डिंगली, जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कंप्लीटली रॉन्ग है, और 4 इंची का होल करके बारूद भर के ब्लास्टिंग करी जाती है। इससे जो वायु प्रदूषण होगा, इससे जो महिलाएं, जो जानवर, उनकी प्रेगनेंसी प्रभावित होगी। ये एक ऐसे बिंदु हैं, एक ऐसे साइंटिफिक बिंदु हैं जिन पर जांच नहीं हुई है और जांच होनी चाहिए। इससे महिलाओं का गर्भ तक जो है प्रभावित हो सकता है, आसपास चल रहे जानवरों का गर्भ प्रभावित हो सकता है जब ब्लास्टिंग होती है, और उस ब्लास्टिंग से जो आवाज आती है, तो आप ये समझिए। और जो श्वास वाली समस्या मैंने बताया, मैं गाजीपुर में प्रॉपरली ये जाके देखा कि हर 10वां आदमी गाजीपुर में पिछले 4-5 सालों से, जब से काम शुरू हुआ, सांस की समस्या से परेशान है। और ये डेटा नरैनी जो है ना सीएससी में भी दर्ज है, और आप जो है जाके प्रॉपरली पता कीजिए कि हर व्यक्ति को श्वास की समस्या हो रही है, और उसका एक कारण यही है गिट्टी की जो है अवैध की ये खादान। तो ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे, मेरा नंबर 9555031427 है। मैं जल्दी मिलता हूं आपके साथ, और मैं अगेन बोल रहा हूं कि मुझे नेता ना समझिएगा, मैं नेता हूं भी नहीं, और नेता के आधार पे मुझसे कोई मोरल सुएशन भी मत कीजिएगा कि मैं जो है ना ये करूंगा वो करूंगा। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, और सिर्फ इस वजह से एक शिक्षित और एक जो है जानकार युवा के तौर पे मैं आगामी चुनाव में, किसी भी चुनाव में कोई सेल्फ कंटेस्टेंट नहीं बनना चाहता, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है, और न ही अगर मैं आगामी चुनाव में मैं किसी प्रकार से इलेक्शन को प्रभावित करूं या कुछ ऐसा, तो आप मुझे वोट भी मत कीजिएगा। पर मेरा जो मुद्दे हैं उनको जरा ध्यान से देखिए, शेयर करिए, प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाइए, और वही प्रशासन जो गूंगा और बहरा है, उनके कानों को आखिर जो है इस क्रांति की आवाज पहुंचनी चाहिए। शायद इस क्रांति की आवाज पहुंचेगी तो हो सकता है कि आपका ये जो प्रशासन है वो जो है आधी नींद से जगेगा, और हो सकता है कि एक्शन हो।
और हमारे जो है माताएं बहनें या ग्रामीणों की जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से निजात पाया जा सकेगा, या फिर जो किसानों की जो फसलें हैं तो उससे जो है जो फसलें बर्बाद हो रही हैं तो उससे मुक्ति पाई जा सकेगी, या फिर जो और जो कई प्रकार की समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पाई जा सकेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं देवी सिंह।